ने 5 मिनट बड़ा घुमा के उसके बाद ये जवाब दिया। चलिए, अब मेरा सवाल, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति जिस पर करती आ रही थी जी। सभी लोग कहते थे ये मंदिर नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मंदिर बन गया। 370 की बात करते थे ये लोग, वो भी इन्होंने कर दिया। हमेशा हिंदूवादी राजनीति करते हैं, वो करते आए हैं और वो कर दिए। तो ऐसी चीज़ों के पार कैसे पा पाएंगे? आपकी सरकार थी उस टाइम, बहन जी की सरकार, हाथियाँ बना दिए इतने, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह हाथी हाथी, पार्क में भी हाथी। कहाँ हाथियों से काम चल रहा है? क्या लगता है कि अब ये जो मंदिर बना है, जो एक आस्था का केंद्र है, और हिंदू मुस्लिम की बातचीत हमेशा उत्तर प्रदेश में होती आई है, ये सबको पता है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो ये बात भी होती है। योगी जी अपने भाषणों में खुले मन से कहते हैं, वो बड़ा आराम से एक मुस्कुराहट के साथ चीज़ें बोल कर चले जाते हैं। तो कैसे लोगों का ध्यान वहाँ से आप लेकर आ पाएंगे? जो लोगों के एक ध्यान में था, कभी एलिगेशन लगते थे कि ये लोग कभी मंदिर नहीं बनाएंगे, वो बना दिया। उनके पास चुनावी मुद्दे हैं बताने के लिए, हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ें थी, हमने ये कर दिया। और आप लोगों ने उस टाइम जो बनाए थे वो हाथी बनाए थे बहन जी ने, और वो बड़े बड़े पार्क बनाए थे और सब कुछ। वो हाथी, कई लोग कहते हैं कि वो हाथी ले डूब गए हैं सरकार। उससे तो बढ़िया है ना कि एक दिन में आपने करोड़ों के दिए जला के खत्म कर दिए। तो क्या आपको क्या लगता है, चलिए, क्या मंदिर में दिए नहीं जलाने चाहिए? जलाने चाहिए, लेकिन आप जितना पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा आप उसमें खर्च करते तो किसी का घर नहीं जो है अंधेरा नहीं होता। तो देख, अभी आपको क्या लगता है, क्या मनवीर को पार्टी की तरफ से हो गया है कि चलिए आप पूरा प्रत्याशी आपको घोषित हो चुके हैं, अब आप दादरी से चुनाव लड़िएगा, अपना दिल खोल के चुनाव लड़िएगा? क्या ये चीज़ें फाइनल हो गई हैं? आप भी इसमें कोई बदलाव की स्थिति है या कुछ और स्थितियाँ इसमें नज़र आती हैं? देखिए, उन्होंने नहीं कहा, मैंने खुद मांगा जाके। पार्टी के लोग मेरे पास नहीं आए, मैं माननीय बहन जी से मिला, आदरणीय प्रभारी जी से मिला, और वो भी इसलिए मिला कि जब हमने माननीय बहन जी की सरकार में आंदोलन किए थे तो उस वक़्त हमारा 3 आंदोलन में 3 बार मुआवजा बढ़ा था। जो 6% के वोट मिलते थे वो 10% हो गए, और यहाँ 5,000 करोड़ के तकरीबन ग्रामीण विकास का फंड था जो आज 30 करोड़ पे सिमट के रह गया है। उस वक़्त आंदोलन के दौरान जो समझौते हुए, उन समझौतों को लागू कराने के लिए तो पिछली सरकार से लड़ते रहे और उनको बचाने के लिए इस सरकार से लड़ते रहे। तो ये सरकार आंदोलन करते हैं तो उनको दुश्मन मानती है, और अपनी सरकार से अपनी बात रखना, सड़क पे उतरना, ये राष्ट्र विरोध की तरह दर्शाती है। जबकि मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपनी सरकार से अपने बुनियादी अधिकार और सवालों के लिए सवाल करना राष्ट्र विरोध कैसे हो सकता है? हम भी तो राष्ट्रभक्त हैं। आप किसान की बात सुनोगे, वो भी राष्ट्रभक्ति है। आप किसी बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे, वो भी राष्ट्रभक्ति है। किसी मजदूर अपना पूरी तरह से उसका घर बना नहीं है, लेकिन दूसरे का घर, सरकार का, दफ्तरों का, हम सबका घर बनाते हैं, जब वो अपनी बात उठाते हैं, उनकी आवाज़ सुनना, उनका सम्मान करना भी राष्ट्रभक्ति है। जो किसान धरती का सीना चीर के, तपती धूप में खुद भूखा रह के पूरी दुनिया का पेट पालता है, जब वो आवाज़ उठाता है तो उसको कुचल दिया जाता है, तो उसकी बात सुनना भी राष्ट्रभक्ति है। इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। इनको लगता है कि राष्ट्रभक्ति बस कहते रहो, वही राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र की जनता के लिए भक्ति करना, उनके लिए सोचना ही राष्ट्रभक्ति है ना। तो इन्होंने सारा उल्टा करना शुरू कर दिया। तो ये इसमें, तो क्या मनवीर को अब ये फाइनल हो चुका है कि आप दादरी से आप ही प्रत्याशी हैं और आप ही चुनाव लड़ेंगे? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने ये मुद्दे उठाए, तो मुद्दे उठाने के साथ हमसे पूछा गया कि हु आर यू। जब हमने 10% की बात करी, जब यहाँ के रोजगारों के लिए जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार की मांग करी, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, आप देखेंगे किसी फैक्ट्री में 50,000, किसी में 1 लाख, लेकिन 200 किलोमीटर दूर के बंदे हैं। हमारी ज़मीन केवल ज़मीन ही नहीं थी, वो हमारा संपत्ति नहीं थी। हमारी दादा लाई जिन 7 पुश्तों की ज़मीन हमारे आय का साधन भी थी, हमारी जीविका थी। तो हमारी ज़मीन चलेगी तो जीविका भी तो मिलनी चाहिए ना। तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन पे लगी हुई फैक्ट्री में हमारे नौजवान को लोकल कह के बाहर भगा दिया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। और जब हमने ये बात उठाई तो यहाँ के अधिकारी ये बात कहते हैं कि 3 मार्च को 3 मार्च को 2020 में यूनिवर्सिटी में ये समझौता हुआ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्राधिकरण के सारे अधिकारी
कि जो रोज़गार मिलेगा वो 2024 के बाद जो फैक्ट्री मिलेगी, यानी नए मास्टर प्लान में उनको मिलेगा, और जो प्लॉट मिलेगा जो कोर्ट गए हैं उन्हीं को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो हमने उनसे यही बात कही कि जनप्रतिनिधि जिनके जो भी हैं, हमारे MLA MP, उनके बच्चों को रोज़गार नहीं चाहिए, उनको नौकरी की आवश्यकता नहीं है। नौकरी की आवश्यकता यहाँ के किसान और मजदूर के बच्चों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को। तो उनसे सहमति लो ना भाई, आप उनसे तो सहमति ले नहीं रहे, उनसे ले रहे हो जिनके बच्चों की आवश्यकता ही नहीं है। जिनकी ज़मीन गई, हमारे MLA की ज़मीन नहीं गई, हमारे धीरेन्द्र जी की ज़मीन नहीं गई, हमारे मास्टर जी की ज़मीन नहीं गई, हमारे आदरणीय महेश शर्मा जी की ज़मीन नहीं गई। ज़मीन गई यहाँ के किसानों ने, समझौता किया यहाँ के किसानों ने, तो उनके साथ सहमति होनी चाहिए थी। उनकी सहमति करने की वजह आपने जब करनी। उसके बाद जब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि हु आर यू, इसको बदलने के लिए आप और हम कौन होते हैं। उन्होंने सीधा हमसे कहा कि आप कौन होते हो। तो फिर हमारे संगठन के लोगों ने और यहाँ के नौजवानों ने ये फैसला किया कि अगर विधानसभा में जाके ही हमारे फैसले सुरक्षित होंगे, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के किसानों को उनका प्लॉट और अधिकार मिलेगा, तो हम सड़क के साथ साथ सदन की भी लड़ाई लड़ेंगे। तब हमने ये फैसला लिया और माननीय बहन जी से जाके सीधी सीधी बात करी। तो ये लड़ाई विधायक बनने की नहीं है, ये लड़ाई यहाँ के किसान, नौजवान और मजदूर के अधिकार और हर समाज के सम्मान के अधिकार की मिले, इस बात की लड़ाई। राजनीतिक सा जवाब था। मैंने पूछा था क्या फाइनल हो गया है, मनवीर ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तो फाइनल वो करके चले गए 21 तारीख को। पिछले 21 तारीख को माननीय प्रभारी जी ने बाकायदा करीब 15,000 लोगों में घोषणा करके और बाइट दी कि हमारे दादरी विधानसभा के किसान का बेटा प्रत्याशी है, प्रत्याशी रहेगा। हाँ, ये हुई ना बात। आपने 5 मिनट बड़ा घुमा के उसके बाद ये जवाब दिया। चलिए, अब मेरा सवाल, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति जिस पर करती आ रही थी जी। सभी लोग कहते थे ये मंदिर नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, मंदिर बन गया। 370 की बात करते थे ये लोग, वो भी इन्होंने कर दिया। हमेशा हिंदूवादी राजनीति करते हैं, वो करते आए हैं और वो कर दिए। तो ऐसी चीज़ों के पार कैसे पा पाएंगे? आपकी सरकार थी उस टाइम, बहन जी की सरकार, हाथिया बना दिए इतने, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह हाथी हाथी, पार्क में भी हाथी। कहाँ हाथियों से काम चल रहा है? क्या लगता है कि अब ये जो मंदिर बना है, जो एक आस्था का केंद्र है, और हिंदू मुस्लिम की बातचीत हमेशा उत्तर प्रदेश में होती आई है, ये सबको पता है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो ये बात भी होती है। योगी जी अपने भाषणों में खुले मन से कहते हैं, वो बड़ा आराम से एक मुस्कुराहट के साथ चीज़ें बोल कर चले जाते हैं। तो कैसे लोगों का ध्यान वहाँ से आप लेकर आ पाएंगे? जो लोगों के एक ध्यान में था, कभी एलिगेशन लगते थे कि ये लोग कभी मंदिर नहीं बनाएंगे, वो बना दिया। उनके पास चुनावी मुद्दे हैं बताने के लिए, हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ें थी, हमने ये कर दिया। और आप लोगों ने उस टाइम जो बनाए थे वो हाथी बनाए थे बहन जी ने, और वो बड़े बड़े पार्क बनाए थे और सब कुछ। वो हाथी, कई लोग कहते हैं कि वो हाथी ले डूब गए हैं सरकार। देखिए, हाथी बहुत शुभ का वो है, हाथी के जो चित्र को, हाथी के तस्वीर को शुभ मानते हैं। आप मंदिर जाइए, बहुत सी जगह जाइए, लोग घरों में भी हाथी का अपना बनाते हैं, हाथी की तस्वीर बनाते हैं, हाथी का चिन्ह बनाते हैं। तो हाथी शुभ माना जाता है हमारे धर्म में, ये सब मानते हैं। एक नारा याद है आपको? अब मेरी बात तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये किसी ने, ये तो ये याद आता है, चलाने वाली बात है। अभी मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। तो आप क्या चाहते थे कि पार्क ना बने? भाई, क्या लगता है कि पार्क बनना गलत बात है क्या? तो पार्क अगर यहाँ अगर नोएडा की मैं बात करूँ, जहाँ ये सुंदर पार्क बना है, आज वो देखने से लगता है, कोई बाहर से आता है तो सुंदर लगता है नोएडा। तो वो अच्छा है कि पहले वहाँ पे बिल्कुल झाड़ खड़े थे, जंगल था, और वहाँ रोज़ आपराधिक घटना होती थी, रोज़ वहाँ बलात्कार होते थे। आज वहाँ सुंदर सुंदर हाथी, पार्क, बाकायदा लोग आते हैं देखने के लिए। यही तो तरक्की के मानक हैं। तो तरक्की के मानक को आप उल्टा, ये सरकार मानती है। अब रही बात धर्म की, तो ये धार्मिक मुद्दा है, मंदिर का आस्था का मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये समझना पड़ेगा, सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक तीनों चीज़ें अलग हैं। ये धार्मिक दायित्व था, राजनीतिक दायित्व नहीं। और धार्मिक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हमने स्वागत किया, ठीक है। आपने बनाया 370 का, माननीय बहन जी ने स्वागत किया। लेकिन बात यह है कि राम राज्य की कल्पना की, अगर राम की बात करते हैं तो राम राज्य की कल्पना करिएगा। और राम की कल्पना यह है कि राम राजा भी थे, और वो अपना खाना खाने से पहले ये सोचते थे कि मेरे राज्य में किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया। रात को वो पूरे राज्य में घूमते थे भेष बदल के,
और देखते थे, और वो ये नहीं देखते थे कि कौन किस धर्म का है, वो मानव जाति के प्रतीक थे, किसी धर्म के प्रतीक नहीं है। तो मानव जाति के प्रतीक है, ये तो धर्म को तरफ लेके जा रहे हैं। तो राम मानव के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि ये अलग चीजें हैं, हालांकि हाथी को आप विकास का एक मानक मानते हैं, शुभ मानते हैं, पार्क सब बने मानते हैं। और उसमें हाथी लगे तो ये विकास का मानक है, ये ऐसा सब आपका सब मानना है? मानते हैं भाई। आपको क्या लगता है कि जंगल बढ़िया है कि अगर वहाँ पार्क बने या कुछ हाथी लगे या किसी इस तरह के इतने लाखों के हाथी बने थे, वो कई जगह के आंकड़े हैं जिसमें करोड़ों रुपए भी लगे थे। तो आपको वो याद तरक्की का आज भी दिखता है ना, उससे तो बढ़िया है ना कि एक दिन में आपने करोड़ों के दिए जला के खत्म कर दिए। तो क्या आपको क्या लगता है, चलिए, क्या मंदिर में दिए नहीं जलाने चाहिए थे? जलाने चाहिए, लेकिन आप जितना पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा आप उसमें खर्च करते तो किसी का घर नहीं जो है अंधेरा नहीं होता। तो जितना पैसा उन्होंने दिए में जलाने में कर दिए, उतना पैसा अगर गांव में गरीबों में रोशनी में खर्च करते तो शायद हर घर रोशन होता। उस पर जोर लगाना चाहिए था, यही राम राज्य है। मनवीर जी, ऐसा क्यों होता है जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं कि चलिए अयोध्या में दिए जल गए तो सबको दिखता है ये लोगों के घरों में जा सकता था, हालांकि क्रिसमस पे भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ईद पे इतना सब कुछ होते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? उस पर भी होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि मानव जाति के लिए काम होना चाहिए। कोई इंसान भूखा ना रहे, कोई इंसान बगैर छत के ना रहे, और कोई इंसान भूख से ना मर जाए, कोई इंसान नंगा ना रहे, उसको कपड़े मिले, रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी अधिकार, और यही एक राम राज्य की कल्पना है। तो उसके लिए मानव जाति का उत्थान के लिए काम करना चाहिए, उसके सम्मान और उसके अधिकार के लिए काम करना चाहिए। दादरी की क्या समस्याएं नज़र आती हैं? एक समस्या आपने बताई, यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है, 200 किलोमीटर बाहर से लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या आपको यहाँ की समस्याएं नज़र आती हैं कि देखिए मैं जाऊँगा विधानसभा और ये दादरी मेरा क्षेत्र है और मैं यहाँ पे इन समस्याओं पर बातचीत कर रहा हूँ? देखिए, जो बुनियादी समस्याएं हैं वो तो हमें मालूम है। आगे मैं सोसाइटी में जाता हूँ तो समस्याओं का अंबार लग जाता है। 2.5 लाख फ्लैट बायर्स हैं, घर खरीदार जो है 2.5 लाख, उन्होंने सारी अपनी जमा पूंजी जीवन भर की जमा कर दी, पैसे जमा कर दिए, स्टाम्प शुल्क भी दे दिया, लेकिन अथॉरिटी उनकी रजिस्ट्री नहीं कर रही है, उनको मालिकाना हक नहीं मिल रही है। वही अथॉरिटी उस पूंजीपति बिल्डर से 10% पैसा लेके 20% पैसा लेके रजिस्ट्री कर दी। बिल्डर को आप 20% पैसा लेकर रजिस्ट्री कर सकते हो, तो उस घर खरीदार जिसने अपनी जमा पूंजी कर दी, सारी जमा कर दी, और स्टाम्प शुल्क भी दे दिया, पहली बार हो रहा है, सारा स्टाम्प शुल्क दे दिया उन्होंने, यानी कि आपको जो स्टाम्प जाना है वो भी दे दिया, उसके बाद भी 2 साल से उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। आज वो घर खरीदार मजबूर किराएदार की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरा, उनकी बिजली पर बिचौलियागिरी हो रही है। बिजली NPCL या UPCL का ही राइट है किसी उपभोक्ता को देने का, कोई बिल्डर बीच में से उसको सप्लाई करे, ये अपराध है। वहाँ से 9,000 का किलोवाट का बिल्डर कनेक्शन लेता है और 20,000 किलोवाट का आगे बेचता है। उस पर भी फिर वो कहते हैं कि हमारा मेंटेनेंस दो तो तुम्हारी बिजली काटता हूँ। तो बिल्डर की मनमानी चल रही है, मेंटेनेंस के नाम पे धमकियाँ दी जाती हैं। वही घर जो खरीदार थे, जो कभी उन्हें भगवान लगते थे, आज उनको वो बिल्कुल उनकी उनको लगता है कि इनके कैदी हैं, और उनको धमकाने का काम कर रहे हैं, उनको अपमान करते हैं टाइम टाइम। तो उनके साथ बड़ी गलत हो रहा है। जब मैं उनमें जाता हूँ तो वो शुरू होते हैं तो कई के तो आंसू निकल जाते हैं कि जी मैंने सारी जमा पूंजी कर दी, लेकिन 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ, मेरा घर मेरे नाम पे आ रहा, मैं रोज़ कैसे जी रहा मुझे मालूम है। उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। उनके मेंटेनेंस के नाम पे उनको रोज़ बिल्डर धमकी देता है। अभी धमकी दी थी पंसील का जो बिल्डर है, क्योंकि सत्ताधारी है, उसका भाई अमित चौधरी वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो धमकी देता है सीधी सीधी, मैं आपकी पानी काट दूंगा, बिजली काट दूंगा। क्यों भाई, तुम्हारी बपौती है क्या? कैसे काट दोगे पानी बिजली? बिजली पानी पे कहाँ से इनका राइट हो गया? बिजली पानी पे ये उनका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी अधिकार है, मूलभूत सुविधाओं में आती हैं। किसी को राइट नहीं है कि बिजली भी काट सकते हैं। और उसके साथ साथ सब हर इंसान सम्मान से जीना चाहता है, अपने सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहता। हमारा देश जो लड़ा, अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ा, इसीलिए तो। वैसे तो अगर जैसा वो रखना चाहते थे अंग्रेज रह लेते तो फिर कई बात की लड़ाई थी, सिर्फ सम्मान की, अस्तित्व की तो लड़ाई थी। और आज वो चाहते हैं, उनको कैदी की तरह रखना चाहते हैं, कहते हैं कि ये पैसा जमा कर दो वरना तुम्हारे बिजली काट दूंगा।
आप मेंटेनेंस इस तारीख को जमा नहीं करा तो आपको पानी काट दूंगा, ये क्या बात है? गुलामी है। वो इस गुलामी में कैद की तरह रह रहे हैं बाहर से। आप पता करना जाके। जब मैं किसानों में जाता हूँ तो किसान परेशान है। उन्होंने समझौता किया था, हमारे 70 गांव के किसानों ने, वो धरने पे बैठे हैं पिछले सवा महीने से। उनकी कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने समझौते जो किए थे, इस सरकार ने उन समझौतों को मना कर दिया। आप देखो, हमारे घर जिसमें मैं बैठे अथॉरिटी के नाम पे थे, लड़के हमने अपने नाम पे कराए। इस सरकार को, जो राष्ट्रभक्त ईमानदार सरकार कहती है खुद को, इसको जांच करानी थी तो प्राधिकरण के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच करानी चाहिए।